हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टूडेंट लेकर चल रहे हैं क्विक चैप्टर राउंड अप और स्टार्टिंग करेंगे हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट से, जिसका नेम है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, एज यू ऑल नो कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका फर्स्ट पोर्शन में आप लेकर चलते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। अब कंसंट्रेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given quantity of solution। मीन्स आपके पास कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में, तो वो आपको किस चीज को बताता है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। अब स्टूडेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको एक्सप्रेस करने के आपके पास चार मेन तरीके होते हैं। उसमें से फर्स्ट आपके पास आता है मोलैरिटी, कैपिटल एम। सेकंड आपके पास आता है मोलैलिटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड आपके पास स्टूडेंट आ जाता है मोल फ्रैक्शन, जिसको आप डिनोट करते हो सिंबल एक्स से। और लास्ट वन आपके पास जो आता है, दिस वन इज नॉर्मेलिटी, जिसको आप डिनोट करते हो एन से। हालांकि और भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं स्टूडेंट, जैसे पार्ट्स पर मिलियन हो गया, स्ट्रेंथ हो जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इवन नॉर्मेलिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए ये चार टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट जो है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसमें क्या होता है, NB अपॉन V। अब स्टूडेंट, NB यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V आपके पास यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में, तो आपने इसको लीटर में चेंज करना है। और जब आप इसको लीटर में चेंज करोगे तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से। वो 1000 ऊपर आ जाएगा और यहां पर ये मल्टीप्लाई में शो कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो मोलैरिटी सिंपली है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर के अंदर। अब स्टूडेंट, जो मोलैलिटी है उसकी यूनिट या तो आप कैपिटल M लोगे, या फिर आपको यहां नजर आ रहा है मोल पर लीटर। तो जो मोलैरिटी की यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, मोल पर लीटर। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m, इसमें आपके पास क्या होगा, NB डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है, MA। अब NB तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। MA हमारे पास यहां पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। NB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब स्टूडेंट, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, इन ग्राम, G का मतलब क्या है यहां, ग्राम, तो अगेन आपको इसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो इसको डिवाइड कितने से करोगे, 1000 से। 1000 ऊपर आ जाएगा तो आप यहां इसको मल्टीप्लाई में शो करोगे। क्लियर? अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, मोल्स में। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेकर चलना है आपको, किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है स्टूडेंट कंसंट्रेशन के लिए, मोल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, कंसीडर करते हैं हम यहां पर किस चीज को, बाइनरी सॉल्यूशन को। अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो वहां पर कितने कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, 2 कंपोनेंट्स। अब वो 2 कंपोनेंट हमने कंसीडर किया, एक A और दूसरा B। एक हमने सॉल्वेंट मान लिया और B को हमने क्या कंसीडर कर लिया, सॉल्यूट।
तो अगर आपको फाइंड आउट करना है वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब मैंने यहां सॉल्यूट लिखा तो हम मोल फ्रैक्शन यहां सॉल्यूट का ही फाइंड आउट कर लेते हैं बी। तो हम क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो ए भी है और सॉल्यूशन में बी भी है, इसीलिए हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम करके यहां पर रखा है। अब स्टूडेंट यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना होकर मैं सिंपली क्या कर देती? मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में तो कोई भी आ सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो अगर आप यहां पर एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके आप उसके यहां पर रखोगे। तो क्लियर है स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है ऑल द कंपोनेंट्स, जैसे मैंने यहां पर क्या लिया? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब यहां पर कितने कंपोनेंट हैं? 2। अब इनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी। वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। अब मान लिया आपके पास यहां पर 2 से ज्यादा कंपोनेंट हैं, तो आप यहां पर क्या मेंशन करोगे स्टूडेंट? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस अप टू एक्स एन इक्वल टू 1। मीन्स हमेशा जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। अगर हम इक्वेशन यही वाली लेकर चलें स्टूडेंट कि एक्स ए प्लस एक्स बी आपके पास किसके इक्वल है? 1 के। तो अगर मेरे को एक्स ए फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? 1 माइनस एक्स बी। लेकिन उस केस में आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? एक्स बी की वैल्यू। बाय चांस आपको किसकी वैल्यू पता है? एक्स ए की, तो हम क्या निकाल सकते हैं एक्स बी को? 1 माइनस एक्स ए कर। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी मीन्स 1। अगर हम स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन की यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में क्या है? ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, मोल से मोल कैंसल हो जाएगा, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नाउ स्टूडेंट हम नेक्स्ट हम क्या करके चलेंगे? नॉर्मेलिटी। अब स्टूडेंट जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है स्टूडेंट? मिलीलीटर में, तो अगेन हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 1000। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए? यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस? तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस डाली हुई है वहां पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है और नॉर्मेलिटी, एंड हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। मीन्स एसिड है, बेस है, या फिर कोई सॉल्ट है, या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी स्टूडेंट, तो वहां से आप इन टॉपिक्स की डिटेल वीडियो देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं स्टूडेंट जो इस चैप्टर में है आपके पास। दिस वन इज हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है? इट स्टेट्स दैट mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure of gas over solution एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट हेनरीज लॉ की। इसका मतलब क्या है? जो हेनरीज लॉ है वो हमें किसके बारे में बताता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में।
या फिर ये क्या बताता है हमें, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर। ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप देता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें स्टूडेंट, मैंने मास ऑफ गैस को डिनोट किया स्मॉल m से, प्रेशर को डिनोट किया गैस के P से, तो हमारे पास इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कीपिंग द टेम्परेचर T कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटा दें स्टूडेंट, तो यहां हम K पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू KP, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली डाल्टन्स ने अपना लॉ दिया, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या था, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब स्टूडेंट अभी मैंने बताया ये किस चीज को डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन, P किस चीज को डिनोट करता है, प्रेशर को। तो इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure। मीन्स डाल्टन ने थोड़ा सा चेंज क्या किया, मास को रिप्लेस करके, यहां मास ऑफ गैस था उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊं, तो x इज इक्वल टू K डैश P, K डैश यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको अगर मैं इस तरफ लेकर आती हूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन K डैश इज इक्वल टू P। अब स्टूडेंट जो 1 अपॉन K डैश है उसको किसके इक्वल पुट किया गया, KH के, और KH हमारे पास क्या कंसीडर किया गया, हेनरीज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं 1 अपॉन K डैश की जगह पर KH को पुट करूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x KH इज इक्वल टू P, या फिर हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू KH x। अब स्टूडेंट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल। मीन्स जब भी आपके पास हेनरीज बेस्ड के ला कोई भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो P इज इक्वल टू KH x, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द राउल्ट्स लॉ। अब स्टूडेंट जो राउल्ट्स लॉ है वो दो के लिए है। फर्स्ट आपके पास है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन, और सेकंड आएगा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, इट मीन्स उसमें जो आपके पास कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं, विच इजिली कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जो आसानी से वेपर्स में चेंज हो जाएंगे वो वॉलेटाइल है, और जो वेपर्स नहीं बनाते वो कैसे होंगे, नॉन वॉलेटाइल। जैसे मान लिया आपने अल्कोहल लिया और साथ में वाटर लिया, अगर आप दोनों को हीट करते हो तो दोनों किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपर्स में। इट मीन्स दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वॉलेटाइल। लेकिन अगर मैंने NaCl लिया और उसको मिक्स किया वाटर में और सॉल्यूशन बनाया, तो जो NaCl है वो कभी भी वेपर्स नहीं बनाता, तो वो कैसा कंपोनेंट आ जाएगा, नॉन वॉलेटाइल। तो जब आप बात करते हो वॉलेटाइल सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब उसमें जितने भी कंपोनेंट आप लोगे, सॉल्यूट लोगे, सॉल्वेंट लोगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वॉलेटाइल इन नेचर। अब स्टूडेंट जो राउल्ट्स लॉ है वो हमें क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब P यहां पर क्या है स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, और x यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मान लिया हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक A और दूसरा B। अब स्टूडेंट जो PA हम कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। PB जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। XA से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक और फैक्टर लेंगे PA नॉट और PB नोट। PA नोट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A, PB नोट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो अगर हम सिंपली यहां से राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट निकाले स्टूडेंट,
तो हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूशन स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर। इट मीन्स अगर हम मैथमेटिकली लिखें, पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट एक्स ए के वेपर प्रेशर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल है किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी के मल्टीप्लाई के। अब ये दोनों क्या हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे ही अगर हम पी बी के लिए लिखें तो क्या आएगा, पी बी नॉट एक्स बी, या हम इनको और भी कैसे लिख सकते थे स्टूडेंट, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, यहां पर पी ए नोट रख दिया, इसके केस में पी बी नोट रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, उसकी प्योर स्टेट में वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट अगर हमें टोटल प्रेशर पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और साथ में किसका लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी। मान लिया 3 कंपोनेंट होते तो यहां पर उसका भी पार्शियल प्रेशर प्लस कर देते, आप ऐड कर देते। अब स्टूडेंट यहां पर मेंशन करेंगे पी ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी किसके इक्वल है, पी बी नॉट एक्स बी। अभी मैंने मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट में आपको बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के। यहां से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो किसके इक्वल आएगी, 1 माइनस एक्स बी के। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू यहां पर पोस्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको यहां ब्रैकेट ओपन कर दो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब इन दोनों में से एक्स बी को कॉमन निकाल लो, पी ए नॉट प्लस इस फैक्टर को आगे लिख रही हूं स्टूडेंट, तो पी बी नॉट माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट ये पीछे चला गया और एक्स बी यहां से क्या निकल कर आया, कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया स्टूडेंट, ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन है, राउल्ट्स लॉ का, किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आप इसको प्रेफर करोगे। इसमें एक खास बात क्या है स्टूडेंट, पी ए नॉट पी बी नॉट जो ये टर्म्स हैं ये कांस्टेंट हैं। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी पर। दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आप यहां पर एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, मान लिया यहां पर मैं एक्स बी को लिखती 1 माइनस एक्स ए, तो ये वाली वैल्यू यहां पर पोस्ट होती और लास्ट एक्सप्रेशन में एक्स बी की जगह पर क्या आ जाता आपके पास, एक्स ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें आ जाता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। मींस उसके अंदर जो आप कंपोनेंट लोगे, सॉल्यूट लोगे, वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था NaCl सॉल्यूशन ले लेंगे हम, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो टोटल प्रेशर होगा या इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent only। मैंने यहां solvent only क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि solvent एक अकेला ऐसा कंपोनेंट होगा यहां पर जो कैसा होगा, वोलेटाइल। क्योंकि नॉन जो आपके पास सॉल्यूट होगा वो तो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होगा तो वो वेपर्स बनाएगा ही नहीं, वेपर्स नहीं बनाएगा तो उसका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगर आपने सॉल्वेंट को डिनोट किया है किससे, ए से, और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट किया है पी से, तो आप क्या कहोगे, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ए क्या है यहां पर, सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स ए। अब स्टूडेंट पी ए नॉट को इधर ले जाओ, पी अपॉन
पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। बोथ साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से, तो आ जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? एक्स बी के। यहां से इसको एलसीएम की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन यहां लिख रही हूं स्टूडेंट, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब स्टूडेंट जो पी ए नोट है वो आपके पास यहां पर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। जो पी है वो हमारे पास क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस हो रहा है, इट मींस सॉल्वेंट का ज्यादा होता है जब वो प्योर फॉर्म में होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में किस चीज का एडिशन हो गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं वेपर्स में। तो इट मींस वो क्या करेगा? सॉल्वेंट के सरफेस एरिया को भी डिक्रीज करेगा, जिससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा? कम। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये फैक्टर है पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को। अब जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फैक्टर है वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के। इट मींस जितना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन का मतलब वो उसके मोल्स पर डिपेंड करेगा, या फिर वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड करती है? मोल्स पर, अमाउंट पर, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक स्टूडेंट हम बाद में करेंगे, अभी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने किया राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट दी हुई है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अब राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस कैसे है? अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या था स्टूडेंट? HL से डिनोट कर रही हूं हेनरीज लॉ। वो आपको क्या कहता है? P इज इक्वल टू KH एक्स। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, RL से राउल्ट्स लॉ, वो आपको क्या कहता है? P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। ये हेनरीज कांस्टेंट है, पी ए नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही क्या कहते हैं? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसीलिए राउल्ट्स लॉ को हम क्या कंसीडर करते हैं? स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ के बेसिस सॉल्यूशंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ। इसमें कोई भी कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मीन्स जब आपके पास आइडियल सॉल्यूशन बनेगा और उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसा आएगा? 0। अब स्टूडेंट जब आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 मीन्स या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा? नेगेटिव। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मीन्स वॉल्यूम चेंज होगा ड्यूरिंग द आइडियल सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कैसा होगा? 0। नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जब हम बात करते हैं किनकी? आइडियल सॉल्यूशंस की, तो आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स आते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, वो सारे के सारे कंपोनेंट जिनके अंदर सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होंगी या सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, वो सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे। जैसे
मैंने लिखा एन हेक्सेन, साथ में एन हेप्टेन। मीन्स इनका नेचर कैसा है, सेम, या जो एक तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने लिखा बेंजीन एरोमेटिक है, उसके साथ मिक्सचर में क्या ले लिया, टोल्यूइन, तो वो सारे कैसे आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन जिन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होती है और आप उनका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैंने अल्कोहल का मिक्सिंग किया किसके साथ, साइक्लोहेक्सेन के साथ, या फिर मैंने बेंजीन की मिक्सिंग कर दी किसके साथ, एसीटोन के साथ। मे बी आप क्या ले सकते हो, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये डिफरेंट नेचर है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होंगी वो डिफरेंट होंगी, इसीलिए ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट वो सॉल्यूशन जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। अब स्टूडेंट जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उनमें क्या होगा, मान लिया आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में कंपोनेंट हमने दो कंसीडर किए, ए और बी। तो जो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर होगा अब वो इक्वल नहीं होगा किसके, पी ए नॉट एक्स ए नॉट के। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो पी ए होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। या फिर मैं पी बी को लिखूं तो पी बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। अब स्टूडेंट हमारे पास इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज, या हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन जो आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ध्यान रखने की बात क्या है, मीन्स एक ट्रिक है यहाँ पर, पॉजिटिव वाले केस में सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और जब आप नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसमें सारे फैक्टर कैसे आएंगे, नेगेटिव। अब स्टूडेंट इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अगर आप दूसरी बात करते हो किसी एग्जाम्पल की तो बेंजीन के साथ आप किसको लेकर चल सकते हो, एसीटोन को। अब स्टूडेंट जब आप नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की बात करते हो तो इससे जस्ट अपोजिट आएगा, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली जो पी बी होगा वो भी लेस देन होगा किससे, पी बी नॉट एक्स बी से। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर नेगेटिव होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म, और सेकेंड वन इज वाटर विद नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूं कि इनकी जो डिटेल वीडियो है, जिन बच्चों को ये टॉपिक या कंसेप्ट डिटेल में चाहिए और आपको इनका कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने यूट्यूब चैनल पर ही अपने पर सॉल्यूशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो टॉपिक वाइज डाली हुई है। उसको भी मैं इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द एजियोट्रॉप्स, या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉइलिंग। मीन्स थ्रू आउट द बॉइलिंग उसमें कैसी कंपोजिशन रहे, सेम रहे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो, तो वो क्या कहलाता है, एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स
और दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब स्टूडेंट जब हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को पहचानेंगे कैसे? जनरली वो सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, मींस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हम इसको क्या कहेंगे, दोज सॉल्यूशंस विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आरएल मीन्स राउल्ट्स लॉ। तो जितने हमने पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल किए वो सारे मिनिमम बॉइलिंग में आ जाएंगे, जितने नेगेटिव डेविएशन वाले हमने एग्जाम्पल किए वो किस में आ जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस चीज पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर, या फिर हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस की जगह हम वर्ड क्या लगा सकते हैं, सॉल्यूट पर। नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे या फिर अमाउंट पे डिपेंड करे या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, वो हमारे पास क्या हो जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके सिलेबस में स्टूडेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो 4 हैं, और वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमारे पास आती है स्टूडेंट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया भी था स्टूडेंट, PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। अब स्टूडेंट यहां पर जो XB है वो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्लेस करके यहां पर क्या लिख सकते हैं, PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB की जगह क्या रखेंगे, NB अपॉन NA प्लस NB, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट जो NB है वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, WB से गिवन मास, MB से मोलर मास। NA किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, अगेन गिवन मास WA मोलर मास MA के। अगर आप वो वैल्यूज यहां पर पोस्ट करते हो तो हमारे पास यहां से एक्सप्रेशन क्या बनेगा, PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अब स्टूडेंट अगर हम सॉल्यूशन को हाईली डाइल्यूटेड कंसीडर करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा तो वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा या अमाउंट ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट का कैसा होगा, बहुत कम। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वो नेग्लिजिबल हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो जो आपके पास फैक्टर है Na प्लस NB, हम उसको क्या लिख सकते हैं, Na मीन्स मैंने यहां पर NB को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। अगर आप NB को नेग्लेक्ट करोगे तो ये फैक्टर नीचे से नेग्लेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन क्या रहेगा, अगर यहां से लिखें तो PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB। ये फैक्टर यहां से ऊपर चला जाएगा तो इनटू MA अपॉन WA। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देते हैं और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, मे बी WB फाइंड आउट करना दे देंगे या फिर MB। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TB से। अब जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, M के। जो स्मॉल m है मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, वो किस चीज को इंडिकेट करता है, मोलैलिटी को। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे स्टूडेंट तो यहां पर क्या लिखा जाता है, KBM। जो KB है उसको हम नाम क्या देते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट।
या फिर नाम क्या देते हैं, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब स्टूडेंट मोलैलिटी जो m है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, ma से। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, wb ओवर mb, साथ में हमारे पास ये ma था। अगर हमारे पास ma मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, इन ग्राम, तो आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन में क्या लेकर आ जाओगे, 1000, मींस यहां पर हम क्या ले देंगे, 1000। अगर इस m की सारी वैल्यू को, इसको उठा के हम कहां पर पोस्ट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। अब m की जगह ये फैक्टर आ जाएगा, WB 1000 अपॉन MB MA, और MA हमारे पास किस में होगा, इन ग्राम में। अब स्टूडेंट जो ये भी आपके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी मींस मोलल कंसंट्रेशन पर। अब मोलल कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा TF से। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में चेंज करूं स्टूडेंट, जहां भी आपने B लगाया हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, F। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलैलिटी के। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लगा देंगे, KF। इसको नाम क्या दिया जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन की जगह क्या आ जाएगा, मोलल डिप्रेशन इन FP फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलैलिटी की सेम वैल्यूज पोस्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB 1000 अपॉन MB MA। तो स्टूडेंट जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किस चीज पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर। तो ये भी कैसा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, पाई से। अब जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, C के। अब जो C है वो यहाँ पर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी के। अब मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल M से डिनोट कर दो, या हमने किससे डिनोट किया हुआ है यहाँ पर इसको, C से। अब स्टूडेंट पाई को और भी आप क्या लिख सकते हो, CRT। R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट यहां से सीधा पता चल रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स पर। और जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा वो कैसी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट मोलर कंसंट्रेशन जो C है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N बाय V RT आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अब स्टूडेंट जो N है वो किसके इक्वल है, ये यहां पर किसके हैं, सॉल्यूट, तो मैंने क्या लिख दिया, NB। NB किसके इक्वल है, WB ओवर MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V और RT। तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा ये। क्लियर है स्टूडेंट। अब जनरली आपको एक चीज या एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं। तो हमारा आंसर आता है हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी प्रेफर द ऑस्मोटिक प्रेशर टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट इसका सीधा सा आंसर है हमारे पास, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, स्टेबल। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया या टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज, तो वो बायोमोलिक्यूल स्टेबल नहीं रहते, वो किस में चले जाते हैं, प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन में। मींस जो उनका प्रॉपर नेटिव स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है।
अब स्टूडेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम किस पर मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T मींस रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो रिलेटिव लोवरिंग हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो नॉर्मल एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर पर मेजर नहीं होती। और जब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो बायोमोलिक्यूल डीनेचुरेशन में चले जाएंगे और इसीलिए हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ से आता है वो आपके पास कहाँ से आता है, ऑस्मोसिस से। तो जब आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने में से पास होने के लिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती टू पास थ्रू इट। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ऑस्मोसिस के बेसिस पर या ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड लास्ट वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन कैसी होती है, सेम। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर। तो जिसका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक। और हाइपर का मतलब क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, RO जिसको हम बोलते हैं। हमारे घरों में क्या लगा होता है स्टूडेंट, RO सिस्टम मींस वाटर प्यूरिफायर होता है, जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, RO का मतलब वो किस प्रोसेस पर बेस्ड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। अब स्टूडेंट सिंपल ऑस्मोसिस में क्या था, सॉल्वेंट मूव कर रहा था अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन। अगर उल्टा हो जाए मींस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम lower concentration towards higher concentration through semi-permeable membrane if pressure higher than osmotic pressure means पाई से ज्यादा प्रेशर हम कहाँ लगा दे, is applied ऑन सॉल्यूशन साइड। मीन्स अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करो स्टूडेंट, तो हमने क्या लिया स्टूडेंट, इस तरह से यहां एक कंटेनर लिया, यहां हमने इसका ओपनिंग एरिया लगाया, इस कंटेनर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और जो ये डिवाइडेशन है ये किस चीज का है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। यहां पर आपके पास सॉल्यूशन है स्टूडेंट और यहां पर आपके पास है प्योर सॉल्वेंट। अब हमने यहां पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया और प्रेशर ग्रेटर देन किसके लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट होंगे वो सॉल्यूशन से कहां जाना शुरू कर देंगे, सॉल्वेंट की तरफ। अब यहां पर जब प्योर सॉल्वेंट है स्टूडेंट, तो यहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, हायर। यहां पर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां पर कैसी है, लोअर। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर से लोअर जाता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा अपनी लोअर कंसंट्रेशन से
हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास। नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर मोलर मास नॉर्मल ना हो तो हम क्या कहेंगे, एनी डेविएशन इन मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। अब स्टूडेंट जो ये एबनॉर्मल मोलर मास आता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, मे बी ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल्स। मीन्स सोल्यूट के पार्टिकल या तो एसोसिएट कर जाएं या फिर क्या कर जाएं, डिसोशिएट। तो उसकी वजह से उनका जो मोलर मास है वो कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने किसको लिया, एसिटिक एसिड को। अगर मैं यहां पर इसका नॉर्मल मोलर मास फाइंड आउट करूं तो वो हमारे पास कितना आएगा, कार्बन कितने हैं 2, तो 1 का 12 होता है, 2 का 24 हो गया। हाइड्रोजन 4 हैं, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन 2 हैं, 1 का 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो मोलर मास आएगा एसिटिक एसिड का वो कितना आएगा 60। बट स्टूडेंट हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एसोसिएशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर की फॉर्म में। मींस उनके अंदर क्या होता है, एसोसिएशन। अगर हम इसको शो करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HO C डबल बॉन्ड O CH3, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो मास आता है वो कैसा आता है, एबनॉर्मल। और जो एबनॉर्मल मोलर मास आता है वो कितना आता है, 120 इंस्टेड ऑफ 60। तो ये किसकी वजह से हुआ, एसोसिएशन की वजह से। सिमिलरली डिसोसिएशन का अगर आप एग्जांपल लेकर चलते, देन वी टेक द NaCl। NaCl का एक्वस मीडियम लिया, ये मीडियम में जाके टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर मैं यहां पर इसके नॉर्मल मोलर मास की बात करूं तो 23.3 आ जाएगा सोडियम का, 35.5 आ जाएगा क्लोरीन का। तो आपके पास इसका नॉर्मल मोलर मास है 58.8, बट सॉल्यूशन में जाकर ये डिसोशिएट हो गया। तो अब क्या होगा, जो टोटल मास था वो रिड्यूस्ड हो जाएगा कितने में, उसके हाफ में। तो अगर आप इसका एबनॉर्मल मोलर मास निकालोगे तो वो आपके पास 29.4 U। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वॉन टू फैक्टर। वॉन टू फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, I से। ये हमें किसके बारे में बताता है स्टूडेंट, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। मींस कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सा फैक्टर है, I, दैट इज द वॉन टू फैक्टर। अब स्टूडेंट I को फाइंड आउट या डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, I इक्वल टू द नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर आप कॉलिगेटिव की फॉर्म में लिखो, प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास से इनवर्सली कोरिलेट करती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में क्या हो जाएगा, जो आपके पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो ऊपर, और जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो नीचे। रीजन क्लियर है स्टूडेंट कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली कोरिलेट करती है। अब स्टूडेंट जो आपके पास वॉन टू फैक्टर है उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3। वॉन टू फैक्टर इज इक्वल टू 1 अगर आपके पास क्या हो, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। मीन्स आपके पास सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ना एसोसिएशन में गया ना डिसोसिएशन में, तो उनका जो मोलर मास होगा ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल दोनों कैसा आएगा, सेम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल दोनों कैसी आएंगी, सेम। तो I किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। लेकिन I ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 अगर हमारे पास क्या होगा, डिसोसिएशन वाला फैक्टर। अभी मैंने आपको स्टूडेंट NaCl का लिया फैक्टर, तो NaCl के केस में क्या होगा, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास उसका कितना था 58.8,
एबनॉर्मल मोलर मास उसका कितना आया था 29.4। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीन्स ग्रेटर देन 1। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट आई लेस देन 1 और ये कब पॉसिबल होगा जब आपके पास किसका केस होगा एसोसिएशन का। अभी हमने एसिटिक एसिड को सॉल्व किया तो उसका नॉर्मल मोलर मास कितना था 60, एबनॉर्मल कितना था 120, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 मीन्स आई की वैल्यू लेस देन 1। नाउ स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट सॉल्यूशन। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने क्विक चैप्टर राउंड अप में कवर अप करने की कोशिश की है स्टूडेंट। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो देखो एंड टेक द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स।